संतोषी की नई बहू आज ही घर प्रवेश कर रही थी। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। आसपास के पूरे 12 गांव में हल्ला था कि नवीन अंग्रेजी बहू लेकर आया है। इसीलिए घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच संतोषी किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उसकी नजर अपने पति रमाकांत की फोटो पर पड़ गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। संतोषी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसका बेटा नवीन आ गया। नवीन भी अपनी माँ को रोता देख सहम गया। माँ, क्या बात है? घर में नई बहू आई है और आप रो रही हो। सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा क्या माँ? अपने बेटे को देख संतोषी ने तुरंत ही अपने आंसू पोंछे और नवीन से बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। आज उन्हीं की बहुत याद आ रही है। माँ की बात सुनकर नवीन ने माँ को गले लगा लिया। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो। वो जहाँ भी होंगे हमें देखकर खुशी होंगे। चलो, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नवीन की बात मान संतोषी बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे और जो भी बहू को देखता तो बस देखता ही रह जाता। शायद ही कोई इंसान होगा जिसने बहू की तारीफ नहीं करी थी। और तो और अंग्रेज बहू का नाम सुनकर वो लोग भी आ गए थे जिन्हें बुलाया भी नहीं था। फिर 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो संतोषी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी, सारे जेवर और घर के कागजात सब तुम ही संभालो। मगर बहू तो चाबियां देखकर चौंक गई थी। उसने तुरंत ही चाबियों का गुच्छा वापस माँ को देते हुए कहा, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये आपका घर है, आप संभालिए। नवीन, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? संतोषी ने जैसे ही सुना मानो उस पर पहाड़ टूट गया हो। नवीन, बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। मेरी परवरिश का तुम ये सिला दोगे? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये कहकर संतोषी रोने लगी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो रूबी नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ ये एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। हाँ माँ, नवीन ठीक कह रहा है। यहाँ इस बदबू में कौन रहेगा? हर जगह धूल और कीचड़। वैसे भी मेरे लायक इस गांव में कौन ही है? मैं विदेश में रहने वाली लड़की हूँ माँ जी, और जब से मैं गांव में आई हूँ तब से मेरा दम घुट रहा है। बहू की सारी बात सुनकर संतोषी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा नवीन भी छोड़कर जा रहा था। ये सब संतोषी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चक्कर खाकर गिर गई। क्या हुआ माँ? माँ, तुम ठीक तो हो ना? माँ को एकदम से गिरता देख नवीन ने अपनी माँ को तो संभाल लिया था। कोई मेरी मदद करो, हरिया चाचा, माँ को क्या हो गया है? नवीन रोता हुआ सबको मदद के लिए बुला रहा था कि तभी रूबी ने कहा, अरे पागल हो गए क्या? अच्छा हुआ गिर गई, यही सही मौका है, निकलते हैं गंदगी से। मर गई तो बोल देंगे हमारे जाने के बाद ऐसा हुआ होगा। रूबी की बात सुनकर नवीन एक पल को सोच में पड़ गया था। उसके सामने उसकी माँ धीरे धीरे मौत के आगोश में जा रही थी। वो अपना हाथ छुड़ा माँ से अलग हो रहा था, लेकिन उसकी माँ संतोषी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि तभी रूबी ने जबरदस्ती संतोषी का हाथ नवीन से अलग कर दिया। नवीन को लेकर चली गई। 5 साल बाद रूबी, वापस गांव चलते हैं, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। अब ना पैसा रहा और ना बच्चा, और तुम्हारी बीमारी भी तुम्हें दिन पर दिन खाए जा रही है। नवीन एक टूटे हुए शीशे में खुद का चेहरा देखते हुए बाल बना रहा था और उसके पीछे उसकी पत्नी रूबी बिस्तर पर बीमार लेटी हुई थी। नवीन की सारी बात सुनकर खांसते हुए बोली, भूल गए, हम माँ को मरता हुआ अकेला छोड़ आए थे। अब जब वापस गांव जाएंगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे? और जब हम दोनों से सब लोग पूछेंगे कि 5 साल बाद हम लोग वापस क्यों आए हैं, तब क्या बोलेंगे? रूबी की बात सुनकर नवीन को अपनी माँ याद आ गई थी। उसे अब खुद पर शर्म आ रही थी। सही कह रही हो रूबी, मेरे जैसा बेटा भगवान किसी बांझ को भी ना दे। अगर गांव वालों को सच पता चल गया तो मैं किसी से आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। पर नवीन, अगर यहाँ रहे भी तो हम दोनों मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो हमने किया है उसका पाप हम इस धरती पर भोग कर ही जाएं। रूबी की बात सुनकर नवीन गांव जाने को तैयार हो गया था और बचे हुए पैसों के साथ नवीन और रूबी हमेशा के लिए गांव को चल दिए थे। लेकिन जैसे ही दोनों ने गांव में कदम रखा, पूरा गांव खुशी से झूम उठा।
हर कोई बस यही कहता फिर रहा था, संतोषी की अंग्रेजन बहू आ गई, संतोषी की अंग्रेजन बहू आ गई। रूबी और नवीन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसा वो सोचकर गांव वापस आए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब दोनों वापस घर पहुँचे तो संतोषी हाथ में आरती लिए दरवाजे पर खड़ी थी। नवीन अपनी माँ को सही सलामत देखकर रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर गया था। माँ मुझे माफ कर दे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरे जैसा कपूत तुझ जैसी देवी को क्यों मिला माँ, मुझे माफ कर दे माँ, माफ कर दे। नवीन की ये सब बातें सुनकर संतोषी ने उसे अपने पैरों से उठा गले से लगा लिया था और अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए बस इतना कहा, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। रूबी भी संतोषी से नजरें मिलाने में कतरा रही थी, लेकिन संतोषी ने पहले ही भांप लिया था, इसीलिए खुद उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। अरे बहू, इसमें इतना क्या शर्माना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। चलो अब सब काम तुम संभालो, मैं अब आराम करूंगी। माँ की ये बात सुनकर नवीन और रूबी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर जब रात हुई तो संतोषी ने खिड़की से देखा कि नवीन रूबी को ढेर सारी दवाइयाँ खिला रहा था। ये देखकर संतोषी से रहा नहीं गया और वो तुरंत ही कमरे में चली आई। बहू, इतनी सारी दवाइयाँ, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? नहीं माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। असल में मुझे मेरे किए की सजा मिली है। मुझे टीबी हो गया है माँ, इसीलिए मेरा 8 महीने का बच्चा पेट में ही मर गया। हम जिस दौलत को कमाने के लिए आपको मरता हुआ छोड़कर आए थे, कुछ भी नहीं बचा माँ। नवीन की कंपनी डूब गई, करोड़ों का कर्जा हो गया, घर फैक्ट्री सब कुछ बिक गया। मुझे जानलेवा बीमारी हो गई, नवीन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। वो अब कहीं और दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते। भगवान ने हमें जीते जी हमारे कर्मों की सजा दे दी। सोचा था कि गांव आकर मर सकेंगे, लेकिन आपको देखकर कम से कम एक पाप तो कम हो गए हमारे। रूबी से सारी कहानी सुन संतोषी को भी उनके दुखों का एहसास हो गया था, लेकिन जब से उसके बेटे और बहू ने उसे मरता हुआ छोड़ा था, उस दिन से वो और मजबूत और खुद के फैसले लेने वाली औरत बन गई थी। तुम्हारे सर कोई पाप नहीं है बच्चों। बच्चों की गलती को माफ ना कर सकूं, इतनी भी ना समझ नहीं हूँ मैं। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। और रही बात तुम्हारी इस नामुराद बीमारी की, तो मैं भी देखती हूँ ये तेरा क्या बिगाड़ती है। और तू नवीन, तेरे पिताजी का बहुत सारा काम अभी बाकी पड़ा है, अब वो तुम संभालो, मुझे बहू की देखभाल करनी है। संतोषी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। फिर अगली सुबह संतोषी रूबी को अपने साथ गांव ले गई और एक वैद्य को दिखाया। वैद्य ने भी रूबी का इलाज चालू कर दिया और दूसरी ओर संतोषी रूबी का अच्छे से ख्याल रखने लगी। दोनों सास बहू रोज सुबह सुबह सैर पर जाने लगे। रूबी को अच्छा और देसी खाना मिलने लगा और देखते ही देखते रूबी 1 साल में ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जिस गांव की मिट्टी को उसने धूल और जिस हवा को उसने बदबू कहा था, आज उसी धूल और बदबू के बीच रहकर वो मौत के मुंह से वापस आई थी।